मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जयन अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अंग्रेजी विषय की शुरुआत कहाँ से करें, तो मैंने अंग्रेजी विषय के आपको 4 भागों में डिवाइड करके मैंने आपको समझाया कि आपको अगर अपना बेस मजबूत करना है तो आपको बेसिक इंग्लिश से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं जो एलिमेंट्री इंग्लिश के एक पार्ट है। फिर हम चले स्टैंडर्ड इंग्लिश पे, इसके बाद फिर कंपोजिशन इंग्लिश पे गए, फिर वोकैब पे गए। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं वो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स के लिए आपको इन चारों के चारों भागों के बारे में विशेष रुचि और विशेष नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप जब भी अंग्रेजी विषय की शुरुआत करें, पहले अपना बेस क्रिएट करें, जिसमें मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप पहली शुरुआत वर्ब से कीजिए, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कई सारे अंग्रेजी विषय के टॉपिक्स को क्लियर करता है। फिर उसमें नाउन, प्रोनाउन आ जाते हैं, फिर जेंडर, प्रोनाउन और नंबर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशंस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड इंग्लिश को पूरी तरह से मजबूत करते हैं। आइए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो एलिमेंट्री इंग्लिश के जो टॉपिक्स आते हैं वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं और किस तरह से हमारे एग्जाम में हमारी ये मदद करते हैं और किस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, तो इसमें बेसिक सेंटेंस मेकिंग, बेसिक सेंटेंस मेकिंग की मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिसमें हम उन टॉपिकों के बारे में यहां पर हम जानकारी लेंगे कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, किस तरह से सेंटेंस बनाने के लिए इनको किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं बेसिक सेंटेंस मेकिंग की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट कर्ता जो कर्म करता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हु डज एक्शन जो कार्य करता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब जब बात सब्जेक्ट की आती है तो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट में नाउन का भी यूज होता है, सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन का भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट में हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। अब अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में बारीकी से जानना है तो आपको यह भी जानना है कि हम नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और ये किस तरह से सब्जेक्ट में यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस यहां लिखना चाहूंगा। मैंने यहां पे लिखा राम प्लेज हॉकी। मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड। मैंने लिखा एन इंग्लिश मैन लुक्स फेयर। अब जरा इस सेंटेंस में देखिए, यहां पे एक्शन करने वाला है राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। तो यहां खेलने की क्रिया की जा रही है राम के द्वारा। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो यहां पे राम सब्जेक्ट है, यहां पे ही सब्जेक्ट है। एन इंग्लिश मैन लुक्स फेयर, एक अंग्रेज आदमी लुक्स दिखाई देता है फेयर। अब यहां पे दिखाई कौन देता है? एन इंग्लिश मैन। एन इंग्लिश मैन यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो एन एक्शन इज डन बाय द पर्सन दैट इज सब्जेक्ट। अब यहां पे एक्शन करने वाला राम है, यहां पे ही है, यहां पे इंग्लिश मैन है। ये तीनों के तीनों यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं राम की, तो राम एक नाउन है। यहां बात करता हूं मैं ही की, तो ही एक प्रोनाउन है। यहां बात करता हूं मैं इंग्लिश मैन की, जो सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है, यह एक एडजेक्टिव को परफॉर्म कर रहा है।
तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो पहले हमें यह जानना होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि इन सभी को हम सब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले जरूरी जो है वो है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किस किस से बनता है। अब मैं बात करना चाहूंगा, इसके बाद आती है वर्ब। डियर स्टूडेंट, वर्ब क्रिया। अगर मैं बात क्रिया की करता हूं तो क्रिया एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। एक ऐसा कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, हम उसे वर्ब कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, वर्ब के कई सारे फंक्शंस होते हैं। जब हम वर्ब के टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बारीकी से इसमें कई सारी वर्ब्स के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी वर्ब कहां यूज होती है। अगर मैं बात करता हूं वर्ब की, तो जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही वर्ब होती है। अब मैं इन्हीं उदाहरणों पर वापस आना चाहूंगा। यहां पे राम, ही और इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है, तो यहां पे राम के द्वारा क्रिया की जा रही है खेलने की, तो यहां पे प्लेज, यह एक वर्ब का कार्य कर रही है। प्लेज यहां पे वर्ब है। ही इज माई फ्रेंड, यहां पे इज ये वर्ब का काम कर रही है। और एन इंग्लिश में लुक्स फेयर, एन इंग्लिश में सब्जेक्ट है, तो लुक्स यहां पे ये वर्ब है। तो जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब वैसी ही यूज होती है, क्योंकि सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है वर्ब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी तरह से अंग्रेजी वाक्यों में यूज होती है। इसके लिए एक सूत्र है SSPP का, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं बेसिक सेंटेंस मेकिंग की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे पहले अंग्रेजी वाक्य के निर्माण के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। फिर इसके बाद में आपको वर्ब की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी तरह से फंक्शन करती है। वर्ब का फंक्शन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव ऑन करता है वर्ब वैसे ही मूव ऑन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट के ऊपर कि बेसिक सेंटेंस मेकिंग में तीसरा पॉइंट क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, तो वर्ब के बाद में हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो है प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट, बात अगर मैं प्रीपोजिशन की करता हूं तो यह कहलाती है भाववाचक क्रियाएं, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन होती है जो रिलेशन को बताए, जो रिलेशन को बताती है, जो संबंध को बताती है। अब बात आता है कि किसके संबंध को बताए, जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से संबंध को बताए, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट को संबंध को बताए, वो प्रीपोजिशन होती है। और हिंदी वाक्यों में जो कै, का, की, में, पर, पे, के द्वारा, से द्वारा, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को जोड़ने के लिए, इन शब्दों के अर्थ को वाक्य में शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जरा देखिए यहां पे प्री धन पोजीशन। डियर स्टूडेंट, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। प्रीपोजिशन पहले की स्थिति, पहले की स्थिति को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब किसके पहले की स्थिति? ऑब्जेक्ट के पहले की स्थिति। ऑब्जेक्ट के पहले की स्थिति को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह पोजीशन जो पहले आती है, जो ऑब्जेक्ट के पहले आती है, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से जो रिलेशन बताती है,
हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसीलिए हमें प्रीपोजिशन की भी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। मैंने आपको एलिमेंट्री टॉपिक में ये टॉपिक लिखवाया है प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशन की अच्छी नॉलेज होगी तो आपको बेसिक सेंटेंस मेकिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको इसकी बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। और कंपटीशन जैसे एग्जाम्स में इनके कॉमन एरर संबंधी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत डीप लेवल से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक मूव ऑन होगा मैं आपको इसके सारे कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट वाले हो, चाहे वह किसी एरर से संबंधित क्यों ना हो। हम यहां पर बात आज बेसिक सेंटेंस मेकिंग की कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब, थर्ड हो गया हमारे प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट के पहले की स्थिति होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको इसको दर्शाना चाहूंगा। मैंने लिखा ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी। ध्यान दीजिएगा जरा, ही वह, लाफ्ड हंसा, एट मी वह मुझ पर हंसा, वह मुझ पर हंसा। तो यहां पर ही जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लाफ्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब किस पर हंसा? मुझ पर हंसा, तो मी यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस पर हंसा? मुझ पर हंसा, मुझ पर क्या करा? हंसा। तो यहां पर जो ये एट है, ये जो ये पर का अर्थ दे रहा है, ये इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का संबंध सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जोड़ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से उसका रिलेशन बताना होता है। इसकी डीप जानकारी हम जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लेंगे। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे कि इसके बाद कौन सा टॉपिक सेंटेंस मेकिंग के लिए जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहूंगा ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्रम, कर्म जिसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो सब्जेक्ट से अपना संबंध बताए, which tells its relation to subject, जो सब्जेक्ट से अपना संबंध बताए हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर बात ऑब्जेक्ट की आती है तो जरा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा इसे डिटेन करना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करना चाहूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो यह वस्तुपरक होता है, यह वस्तुपरक होता है, जो व्हाट का जवाब दे, जो व्हाट का जवाब दे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं बात करना चाहूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो यह व्यक्तिपरक होता है, यह व्यक्तिपरक होता है, जो whom का जवाब देता है, जो whom का जवाब दे। हां, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अंग्रेजी वाक्य में दो तरह के ऑब्जेक्ट काम में लिए जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब होता है, जो वस्तुपरक होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्तिपरक होता है, जो whom का जवाब होता है। अंग्रेजी वाक्य में हम दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सिंगुलर रूप से भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इन दोनों का प्रयोग भी अंग्रेजी वाक्यों में एक साथ हो सकता है। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा यहां पे, मैं इसी वाक्य को दोहराना चाहूंगा वापिस, ही लाफ्ड एट मी। अब यहां पे ही सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, लाफ्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एट एक प्रीपोजिशन है और मी यहां पर यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वह हंसा, किस पर हंसा? मुझ पर हंसा। तो मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर मैं इसे रिपीट करना चाहूं, ही टोट अस
ही टोट अस इंग्लिश। अब इस वाक्य को देखिए, यहां इंडिविजुअल रूप से ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब जैसे कि इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, टोट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा, अंग्रेजी वाक्यों में हम दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। अब यहां पे अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, हमने दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का यूज किया है। अस यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग अंग्रेजी वाक्यों में एक साथ किया जा सकता है। इसके बारे में हम डीप नॉलेज जब हमारा विषय शुरू होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इनके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं और किस तरह से एग्जाम संबंधी क्वेश्चंस में ये टॉपिक गहनता से पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के जरूरी नहीं है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट ही आए, वाक्य में कॉम्प्लीमेंट भी आता है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के रूप में अंग्रेजी वाक्यों में यूज होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी यूज होते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है डिफरेंस को कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसकी बारीक जानकारी हम अगले टॉपिक में लेंगे, लेकिन बात कर रहे हैं हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। तो उसमें हमने पहला टॉपिक लिया सब्जेक्ट, फिर दूसरा लिया हमने वर्ब, और थर्ड टॉपिक लिया इसमें प्रीपोजिशन, और फोर्थ लिया इसमें ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पर एक पैटर्न बनाना चाहूंगा। इस पैटर्न के माध्यम से आप ये समझोगे कि किस तरह से हम बेसिक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा यहां पे इसका एक पैटर्न है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो बाद में हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम डायरेक्ट मेन वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे ही इज कमिंग फ्रॉम स्टेडियम, वह स्टेडियम से आ रहा है। तो यहां पर ही सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की सहायता कर रही है, कमिंग यहां पर मेन वर्ब है, फ्रॉम यह एक प्रीपोजिशन है, और स्टेडियम यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो बेसिक सेंटेंस इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे आपको इन चीजों की नॉलेज होती जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन कैसे यूज में ली जाती है और किस तरह से ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को क्लियर किया जाता है। और इसी में ही फिर दूसरा पैटर्न अगर बनता है तो यह बनता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट पहले, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम मेन वर्ब से डायरेक्ट सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। इसी में ही मॉडल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अगर मॉडल आ जाए हेल्पिंग वर्ब की जगह तो फिर मॉडल के बाद में मेन वर्ब आती है, फिर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें यहां पर मॉडल आई है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है। डियर स्टूडेंट, बोथ आर डिफरेंट। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों डिफरेंट होती है। इनके यूज कैसे होते हैं, जैसे हम वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैं आपको इनके डिफरेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और किस तरह से मॉडल का यूज अंग्रेजी सेंटेंस में किया जाता है। अगर मॉडल होए तो मेन वर्ब उसी के बाद आएगी। मैं जरा एक एग्जांपल से इसको आपको सोल्व आउट करना चाहूंगा। मैंने लिखा है यहां पे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल है और इसके बाद में स्पीक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से बेसिक सेंटेंस मेकिंग के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है।
आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको यह समझाना है कि किस तरह से जो हमारी एलिमेंट्री इंग्लिश, जो प्राइमरी इंग्लिश के जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो किस लिए हमारे लिए जरूरी है, कितने जरूरी है, और किस तरह से एग्जाम में ये अपना क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। बेसिक सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको बेहतरीन नॉलेज की जरूरत पड़ेगी प्राइमरी इंग्लिश की। इसीलिए हमारी जो शुरुआत होगी अंग्रेजी टॉपिक्स की वो बेसिक इंग्लिश और प्राइमरी इंग्लिश से ही हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक लेंगे वर्ब। इस वीडियो में आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस तरह से हमें सेंटेंस मेकिंग के लिए इन कुछ पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, जिनकी बेहतरीन नॉलेज का होना हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।